तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम अली खान एंड वेलकम टू द एक एजुकेशनल वर्ल्ड। सो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। सो इससे पहले हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा, हमने डिटेल में रिस्पायरेशन पढ़ी, ब्रीथिंग पढ़ी, फिर हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ा। आज हम डिटेल में ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक, आपको मैं ह्यूमन्स के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। देखिए, ह्यूमन जो है एज कम्पेयर टू, आप एनिमल्स देख ले, इंसेक्ट्स देख ले, बर्ड्स देख ले, ह्यूमन इज द मोस्ट कम्प्लेक्स एंड एडवांस ऑर्गेनिज्म इन दिस होल यूनिवर्स। ह्यूमन को प्रायोरिटी हासिल है बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। यानी ह्यूमन में हमारे पास ग्लैंड्स भी होते हैं, मल्टी सिस्टम्स है इसके पास, यानी एक एडवांस लेवल के ऑर्गेनिज्म है। यानी फॉर एग्जांपल आज हम जो स्टडी करें वो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टडी करें, लेकिन इसके अलावा इसमें भी कुछ सिस्टम्स हैं। यानी आप ज़रा आप ये देख लें, एक ह्यूमन के अंदर हमारे पास मल्टीपल सिस्टम्स होते हैं। उसके अंदर ब्रीथिंग सिस्टम भी है, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम। जिस तरह मैंने आपको चैप्टर के स्टार्ट में कहा था कि जो वर्ड रेस्पिरेशन है इसका मतलब ही ब्रीथिंग है। सो ब्रीथिंग सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम बोथ आर सेम। इसके अंदर ब्रीथिंग सिस्टम है ह्यूमन के अंदर। इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमंस के अंदर। फिर इसके अंदर नर्वस सिस्टम है ह्यूमंस के अंदर, एक्सक्रीटरी सिस्टम है ह्यूमंस के अंदर, सर्कुलेटरी सिस्टम्स है, और बहुत सारे सिस्टम्स है, ग्लैंड्स है, मसल्स है, बोन्स है। बट आज के जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है उसमें हम स्पेसिफिकली ब्रीथिंग सिस्टम यानी रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। किसके? एक ह्यूमन के। सो द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज दैट कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम तो आपने देख लिया, ह्यूमन एक कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, राइट। अब इसका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं तो ये क्या होता है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के इसकी डेफिनेशन हम किस तरह करेंगे। सो द डेफिनेशन इज दिस: अ सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स फंक्शनिंग इन रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी सिस्टम। वेरी सिंपल। अब देखिए, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो उसके जो ऑर्गन्स होंगे वो रिस्पायरेशन में हेल्प करेंगे। अगर एक सर्कुलेटरी सिस्टम है तो उसके जो ऑर्गन्स होंगे वो सर्कुलेशन में हेल्प करेंगे। नर्वस कोऑर्डिनेशन है तो नर्वस कोऑर्डिनेशन में जो नर्व्स होंगे उसके जो ऑर्गन्स होंगे वो नर्वस सिस्टम में हमारे पास हेल्प करेंगे। सो इसी तरह देखिए, वो ऑर्गन्स जो कि रिस्पायरेशन में हेल्प करे, ऐसे काइंड्स ऑफ ऑर्गन्स को अगर आप कलेक्टिवली यानी आप उसको कंबाइन करें तो उससे एक रिस्पायरेटरी सिस्टम बनेगा। सो अभी इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। सो गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमन अकर्स बिटवीन ह्यूमन बॉडी एंड देयर एनवायरनमेंट। सिंपल, हम जब सांस लेते हैं तो हम बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं और इन्वायरमेंट को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। सो ये जो इंटरेक्शन है, ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है, तो ये एक ह्यूमन और इन्वायरमेंट के दरमियान होती है, राइट। ह्यूमन एक्सहेल करता है, इनहेल करता है, कहाँ से? एक बाहर की इन्वायरमेंट से। सो दैट इज सिंपल। नेक्स्ट इज humans have specialized respiratory system through which exchange of gases occurs। मैंने आपको शुरू में कहा ह्यूमन एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिज्म है, वो एक कम्प्लेक्स है। तो इसके अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है, इसके अंदर जो मल्टीपल और सिस्टम्स भी है वो बड़े कम्प्लेक्स है। सो ह्यूमंस, देखिए एक चीज़ बड़ी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये ज़रा आप देखिए, हमारे पास 3 किस्म की रिस्पायरेशन होती है। ये ज़रा आप देख लें। एक वो रिस्पायरेशन जो लंग्स के थ्रू होती है, एक वो रिस्पायरेशन होती है जो कि सिर्फ स्किन के थ्रू होती है, और एक वो रिस्पायरेशन होती है जो कि सिर्फ गिल्स के थ्रू होती है। सो इस काइंड ऑफ रिस्पायरेशन देखिए, वो रिस्पायरेशन जो लंग्स के थ्रू हो तो उसको हम क्या कहते हैं? पल्मोनरी रिस्पायरेशन। जिस तरह ह्यूमंस के अंदर होता है, एनिमल्स के अंदर होता है, वो लंग्स के थ्रू इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं। सो दिस काइंड ऑफ रिस्पायरेशन इज कॉल्ड एज पल्मोनरी रिस्पायरेशन। अब कुछ इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जिनमें एक, क्योंकि वो एक, मैंने आपको शुरू में कहा इंसेक्ट्स आर नॉट अ कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, सो उनमें जो सिस्टम भी होंगे उतने एडवांस लेवल नहीं होंगे, तो उनमें वो बिल्कुल कम्प्लेक्स रिस्पायरेटरी सिस्टम भी नहीं है। तो उनमें जो रिस्पायरेशन होती है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होती है, वो स्किन के थ्रू होती है। सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स कि जिनकी रिस्पायरेशन या जिनका एक्सचेंज ऑफ गैसेस एनवायरनमेंट के साथ स्किन के थ्रू होता है, उस काइंड ऑफ रिस्पायरेशन को हम ग्यूटेनियस रिस्पायरेशन कहते हैं। और सिमिलरली आप फिशेस देख ले तो वो पानी में होती है, तो वो रिस्पायरेशन जो करती है वो गिल्स के थ्रू करती है। सो ऐसे काइंड्स ऑफ रिस्पायरेशन या ऐसे काइंड्स ऑफ रिस्पायरेशन को हम कहते हैं ब्रोंकियोल रिस्पायरेशन। यानी आप फिश को देख लें, उसके एनवायरनमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, बाहर एनवायरनमेंट, लेकिन उसका वो जो एनवायरनमेंट वो है वो एक समंदर है, तो उसके अंदर वो रिस्पायरेशन करते हैं, एक्सचेंज और इनहेलेशन करते हैं। तो उसके लिए वो लंग्स यूज़ नहीं करते, वो गिल्स यूज़ करते हैं, और ऐसे काइंड्स ऑफ रिस्पायरेशन को हम कहते हैं ब्रोंकियोल रिस्पायरेशन।
सो MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये तीनों। सो अब जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसके अभी एक सिस्टम है तो डेफिनेटली ये कुछ कंपोनेंट से बना होगा। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स या पार्ट्स। अभी कौन कौन से पार्ट्स पर एग्जिस्ट करता है ये सिस्टम? सो फर्स्ट इज अ पेयर ऑफ लंग्स। डेफिनेटली अगर लंग्स के थ्रू रिस्पिरेशन हो रही है तो लंग्स उसमें होगी, लेकिन ये थोड़ा देखिए ये टेक्निकल है। पेयर ऑफ लंग्स यानी एक पेयर में कितने ऑब्जेक्ट्स हमारे पास होते हैं? 2। सो यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं ना, 2 पेयर ऑफ लंग्स नहीं लिखना, क्योंकि एक पेयर में 2 हो गए तो 2 पेयर्स में 4 हो गए। सो आपने यहाँ 2 लंग्स लिखना है या सिर्फ अ पेयर ऑफ लंग्स लिखना है, राइट? देन वी हैव नोज, pharynx, larynx, then we have trachea, bronchi, bronchioles, alveoli, diaphragm and intercostal muscles. So human respiratory system is composed of how much parts? MCQ's point of view से बड़ा important है। That is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, right? और ये sequence भी बड़ी important है, अक्सर MCQs में आ जाता है। ये sequence बड़ी important है। आप लंग्स को छोड़ ले, लेकिन यहाँ से आप देख ले, नोज होता है, फिर फेरिंक्स होता है, लैरिंक्स होता है, ट्रैकिया होता है, ब्रोंकियाई होते हैं, ब्रोंक्यूल्स होता है, देन एल्वोलाई होते हैं। सो ये सीक्वेंस भी आपने याद रखने, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, देन नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन, दैट इज कंडक्टिंग जोन एंड रेस्पिरेटरी जोन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अब हमने पढ़ लिया जैसे कि ह्यूमंस की रिस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होती है, सो इस काइंड ऑफ रिस्पिरेशन को हम कहते हैं पल्मोनरी रिस्पिरेशन। अब जो ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसको हमने फर्दर 2 पार्ट्स में ये डिवाइड होती है, आगे फर्दर और 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। एक होता है कंडक्टिंग जोन, एक होता है रेस्पिरेटरी जोन। क्लियर? अब कंडक्टिंग जोन में क्या होता है, एज आपको नेम से भी क्लियर है, कंडक्ट करना। कंडक्टिंग मीन्स वो कंडक्ट करता है। क्या कंडक्ट करता है? गैसेस को कंडक्ट करता है। सो वो बॉडी के पार्ट्स या वो ऑर्गन्स जो कि गैसेस को, कौन सी गैसेस? रेस्पिरेटरी गैसेस, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कंडक्ट करते हैं। सो ऐसे पार्ट्स को हम कंडक्टिंग जोन में पढ़ते हैं, यानी नोज से लेके ब्रोंक्यूल्स तक हमारे पास जितने भी पार्ट्स हैं इन सबको हम कंडक्टिंग जोन में हम इसको ऐड करते हैं। यानी नोज क्या करता है? बाहर इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन ले आता है और ब्रोंक्यूल्स तक ये इस एयर को यानी मूवमेंट देता है। ब्रोंक्यूल्स के बाद ये फिर आगे कहाँ तक जाएगा? ये फिर हमारे पास जाएगा एल्वोलाई में, एल्वोलाई में जाएगा। एल्वोलाई लंग्स के अंदर ही होता है। सो आप देख ले, ये सीक्वेंस आप देख ले, नोज से शुरू हो रहा है और एल्वोलाई तक खत्म हो रहा है। सो नोज से लेके ब्रोंक्यूल्स तक ये जितने भी पार्ट्स हमारे पास, इसको हम कंडक्टिंग जोन में लेंगे, क्योंकि ये कंडक्ट कर रही है, एयर को कंडक्ट कर रहा है, ये इसको ट्रांसफर कर रही 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 है, सारी कंडक्ट कर रहे हैं। और फाइनली एयर कहाँ पर जाती है? रेस्पिरेटरी गैसेस एल्वोलाई में चली जाती है। सो वो बॉडी के पार्ट्स या वो ऑर्गन्स जो कि रेस्पिरेटरी गैसेस को कंडक्ट करती हैं, तो ऐसे पार्ट्स को हम कंडक्टिंग जोन में लेते हैं, यानी नोज से लेके ब्रोंक्यूल्स तक जितने भी पार्ट्स हैं। और रेस्पिरेटरी जोन नेम से ही क्लियर है, जहाँ पे रेस्पिरेशन होती है। रेस्पिरेशन कहाँ पे होती है? लंग्स के अंदर, एल्वोलाई में, जिसको एयर सैक भी कहते हैं। सो एल्वोलाई को हम शामिल करते हैं किसके अंदर? रेस्पिरेटरी जोन के अंदर। अच्छा, तो आपने देख लिया कंडक्टिंग जोन का किसे कहते हैं? कंडक्टिंग जोन हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, यानी नोज से लेके ब्रोंक्यूल्स तक जितने भी पार्ट्स हैं उसको हम कंडक्टिंग जोन में लेते हैं। और जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प आउट करते हैं, जहाँ पे एक्सचेंज होती है, उस पार्ट को हम रेस्पिरेटरी जोन में करते हैं। सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पर होती है? हमारे पास एल्वोलाई में होती है। सो दैट इज व्हाई एल्वोलाई इज कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी जोन। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी और अब फिर आप कंफ्यूज होंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट वीडियोस में हम नोज को, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंक्यूल सबको 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमने इस लेक्चर में सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, ओके। सो होप दैट कि आज आपको ये क्लियर होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, सो डोंट हेजिटेट टू आस्क मी क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स, आई विल आंसर इंशाल्लाह। सो वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो तक दीजिए इजाज़त। टिल दैट, गुड बाय।